बच्चों हम स्टडी करेंगे डिफरेंट कर्व्स की स्लोप को। जो हमें कर्व्स दिख रहे हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि स्लोप का नेचर कैसा है, कि क्या वो सेम हुआ है या वो चेंज होती जा रही है। ये हम अभी सेक्शन में स्टडी करेंगे। शुरू करते हैं। हम बात करते हैं कि अभी तक जो हमने सीखा था स्लोप के बारे में, वो हमने जाना था कि स्लोप जो है वो बराबर है tan थीटा के, जो हमने पहले सीख रखा है। और थीटा क्या था कि वो जो एंगल, जो लाइन थी एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही थी, वो एंगल था थीटा। अब हम ये देखना चाहेंगे कि अगर हम कर्व के लिए स्लोप को चेक करें तो वो कैसे करेंगे। अगर हमें कभी किसी भी कर्व के पॉइंट पे स्लोप पता लगानी है तो हमें सबसे पहले ड्रॉ करना होता है टेंजेंट। हम पहले टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट बच्चों में बता देता हूँ, टेंजेंट बेसिकली वो लाइन होती है जो कर्व को उस पॉइंट से टच करते हुए जाए, कट ना करे। जो भी हम अभी डायग्राम में सीखेंगे कि टेंजेंट याद रखिएगा, वो लाइन होती है जो उस पॉइंट से कर्व को टच करे, कट ना करे। और वो टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाएगी, वो अगर हमें पता चल जाए तो हम उसी का tan थीटा से हम स्लोप को बता सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम पहले ग्राफ को देखते हैं। जो पहला कर्व हमें दिखाई दे रहा है उसको हम देखते हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस ग्राफ जो हमें स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इसमें इसके डिफरेंट पॉइंट पे स्लोप कैसी है। तो हमने पहले ये पॉइंट लिया। अब देखता हूँ मैं इस पॉइंट पे मैं इसकी स्लोप चेक करना चाहता हूँ। स्लोप पता लगाने के लिए मुझे इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों, टेंजेंट। टेंजेंट हमें भी समझा था कि वो लाइन जो इस कर्व को टच करते हुए जाए इस पॉइंट से और कट ना करे। पर अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो बेसिकली इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो यही लाइन होगी, क्योंकि ऐसी लाइन बनाओ जो इस पॉइंट से इस कर्व को टच करे। तो वो क्या बनेगी बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। मैंने ये टेंजेंट दिखा दी इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे मैं ये एक लाइन बना रहा हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ताकि मैं इस टेंजेंट का एंगल देख पाऊँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस के साथ हमें अगर एंगल देखना है तो मैंने एक लाइन बना दी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इस टेंजेंट का एंगल देगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमें दिखाई दे रहा है थीटा। तो मैंने उसे क्या सिंबल दिया, थीटा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट में स्लोप देखनी है तो देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, मुझे इस पॉइंट पे अगर इसकी स्लोप पता लगानी है तो वापस से मैं क्या ड्रॉ करूंगा बच्चों, टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए वही लाइन जो इसको सिर्फ टच करे, तो यही स्ट्रेट लाइन बनेगी। और अगर मैं इसका एंगल देखूं एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखने के लिए मैंने एक लाइन बनाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंगल बनाया, ये एंगल दिखाई दिया। तो अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, तो जो एंगल यहाँ बन रहा है वही लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये लाइन थीटा एंगल बना रही है, ये भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यही सेम लाइन है। तो इधर भी एंगल जो बनेगा वो डिफरेंट नहीं होगा, वो एंगल भी क्या होगा बच्चों, थीटा ही होगा। इसी तरह से मैं फिर इस पॉइंट पे बात करूं कि इस कर्व के इस पॉइंट पे क्या होगा, टेंजेंट जो है कितना एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, तो वही एक लाइन ड्रॉ करी, टेंजेंट लाइन। एंगल देखा बच्चों, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो भी सेम ही बन रहा है। तो हमने देखा डिफरेंट पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो हर जगह जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल यहाँ बन रहा है, वही एंगल यहाँ बन रहा है, क्योंकि एंगल चेंज नहीं हुआ। यही पैरेलल टू लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाली लाइन है, और यही लाइन जो है कर्व की लाइन है। तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा, वही एंगल इधर बनेगा। अब हमें दिखाई दे रहा है कि थीटा जो है वो हर पॉइंट पर क्या है बच्चों, सेम है। तो थीटा चेंज नहीं हुआ। तो हर पॉइंट पर tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर हमें स्लोप देखना तो हमें क्या देखना पड़ेगा, tan थीटा, क्योंकि स्लोप किसके बराबर है बच्चों, tan थीटा के बराबर। तो हमें दिखाई दे रहा है कि थीटा हर जगह सेम है। थीटा सेम है तो हम कह सकते हैं कि जो tan थीटा की वैल्यू आएगी वो भी क्या रहेगी, सेम, मतलब कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं हो गई। तो हमने कहा कि भाई इस ग्राफ के लिए, इस कर्व के लिए जो tan थीटा की वैल्यू है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगी। अगर tan थीटा चेंज नहीं हो रहा तो स्लोप जो है लाइन की जो tan थीटा के बराबर होती है तो वो भी क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट। इसलिए हम कहते हैं जो स्ट्रेट लाइन है उसकी स्लोप क्या है, कांस्टेंट, उसकी स्लोप चेंज नहीं हो रही, क्योंकि हर पॉइंट पर जो टेंजेंट है एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो सेम है। एंगल चेंज नहीं हो रहा तो tan थीटा की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। tan थीटा चेंज नहीं होगा तो स्लोप की वैल्यू भी कैसी रहेगी बच्चों, कांस्टेंट। तो इसलिए हमने कहा स्ट्रेट लाइन की स्लोप कैसी होती है, कांस्टेंट। अब आगे बढ़ते बच्चों, सेकंड कर्व की बात करते हैं जो हमें ये दिखाई दे रहा है। हम चेक करना चाहेंगे कि इस कर्व की स्लोप कैसी है, या क्या कांस्टेंट है या बदल रही है, वो भी हम पता लगाते हैं। तो
तो उसको पता लगाने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके एंगल चेक करना होगा, और अगर हमें एंगल पता चल जाएगा तो हम टेन थीटा से स्लोप की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने फिर से एक पॉइंट लिया, यार ये एक पॉइंट लिया 1, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या देखना चाहता हूँ, स्लोप। स्लोप देखने के लिए मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी जो इस पॉइंट को, इस पॉइंट से पास सिर्फ कर्व को टच करे और कट ना करे। तो हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी जो इस कर्व को क्या कर रही है, इस पॉइंट से कट कर रही है। एंगल देखने के लिए हमें लाइन बनानी पड़ेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इधर एंगल होगा θ1। तो इधर जो टेंजेंट एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन से, यू पे एक्स एक्सिस के साथ, वो कितना एंगल बना रही है, θ1। आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जहाँ पे फिर से हमें स्लोप देखने के लिए ड्रॉ करना पड़ेगा टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी और एंगल देखा एक्स एक्सिस के साथ, तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाई और एंगल देखा। तो इस पॉइंट को 2 कहता हूँ, और जो यहाँ एंगल बना बच्चों उसे कहता हूँ θ2। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले जो एंगल था और जो अब एंगल बन रहा है, वो पहले से देखिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ज्यादा है या कम है पहले से। तो आप अगर नोटिस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल पे जो टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो कम है, और इधर देखा जाए तो वो लाइन जो टेंजेंट लाइन है वो एक्स के साथ जो एंगल बना रही है वो ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर एंगल सेम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इस एंगल को θ1 ना कह के क्या डिनोट दिया, क्या डिनोशन दिया है, θ2। इसी तरह से एक और पॉइंट कंसिडर करते हैं इसी ग्राफ पे, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस ग्राफ पे फिर से एक और पॉइंट कंसिडर किया, इसको बोला 3, इसको पॉइंट को नंबर दिया 3। अगर हमें यहाँ पे स्लोप देखने तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा टेंजेंट लाइन और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस साथ जो एंगल बनाएगी। अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो एंगल बन रहा है ये भी एंगल पहले से सेम नहीं है, ये उससे भी ज्यादा है, तो इस एंगल को हमने डिनोट दिया θ3, क्योंकि यहाँ पर एंगल अलग अलग है, इसलिए इधर θ1 का, इधर θ2 का, और यहाँ एंगल और बढ़ गया तो इधर था θ3। तो हम नोटिस कर पा रहे हैं कि 1 पॉइंट पे 2 और 3 पे एंगल की टेंजेंट के साथ जो एक्स एक्सिस के साथ जो टेंजेंट एंगल बना रही है वो सेम नहीं है। अगर थीटा सेम नहीं है, इसका मतलब बच्चों स्लोप भी इस कर्व के लिए हर पॉइंट पर सेम नहीं होगी। तो अब देखते हैं कि किधर ज्यादा होगी, तो उसको देखने के लिए हमें वापस से चेक करना पड़ेगा एंगल की वैल्यूज। अगर हम यहाँ देखें तो इस कर्व में देखा जाए तो एंगल θ1 इन सब में से इन सबसे छोटा एंगल है, θ2 उससे ज्यादा, θ3 सबसे ज्यादा एंगल है। तो हमने कहा कि θ1 की वैल्यू कम है, θ2 की वैल्यू उससे ज्यादा है, और θ3 की वैल्यू θ2 से भी ज्यादा है। फिर हम अब बात करें स्लोप को कंपेयर करने के लिए, हम बात करते हैं tan थीटा की। अगर हम tan थीटा की बात करें तो एंगल बढ़ रहा है और हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो एंगल है वो 90 की तरफ जा रहे हैं, 0 से 90 की तरफ जा रहे हैं, और जो भी एंगल दिख रहे हैं वो 90 से कम ही है। तो ये जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में चल रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एंगल बढ़ता जा रहा है। एंगल बढ़ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू होगी और जो इसके बाद सेकंड पॉइंट पे tan थीटा की वैल्यू होगी, अगर एंगल बढ़ता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। ये हमें पता है बच्चों, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम एंगल बढ़ाते जा रहे हैं तो वैल्यू जो है tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो हम कह सकते हैं इस केस में कि जो tan θ1 की वैल्यू होगी वो tan θ2 से कम होगी, और tan θ3 की वैल्यू जो है इन सबसे ज्यादा होगी। हमें दिखाई दे रहा है कि एंगल बढ़ेगा तो tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और हम जानते हैं जो tan थीटा होता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्लोप। तो हम कह सकते हैं इस ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो इस ग्राफ की जो स्लोप है वो कैसी है, इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट नहीं है। 1 से अगर हम 3 पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो एंगल बढ़ता जा रहा है, तो tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और tan थीटा बढ़ रहा है तो इसका मतलब स्लोप की वैल्यू भी बढ़ रही है। आगे बढ़ते बच्चों, ये हमें पता चल चुका है। ये केस अब आते हैं थर्ड वाले ग्राफ पे। थर्ड वाले ग्राफ की बात करें तो फिर से हमें स्लोप को स्टडी करना है, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके और उसका एंगल देखना पड़ेगा एक्स एक्सिस के साथ। चलिए इसे भी देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ, इस फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, इस फर्स्ट पॉइंट की अगर मुझे क्या चाहिए, स्लोप पता लगानी है, और स्लोप पता लगाने के लिए बच्चों मुझे पता है कि क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट के लिए हमने इस ग्राफ के लिए टेंजेंट ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखा। सेकंड वाले पॉइंट पे भी अगर हमें स्लोप पता लगाने को टेंजेंट ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस के साथ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे है उसके साथ हमने एंगल
देखा, इस पॉइंट पे अगर स्लोप पता लगानी है तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और लाइन पैरेलल टू एक्सिस के साथ एंगल देखेंगे। हमें दिखाई देगा इस केस में जो एंगल की वैल्यू है पहले ज्यादा है, फिर और कम होती जा रही है और फिर और कम होती जा रही है। तो यहाँ पर भी एंगल सेम नहीं है, इसलिए मैं इन सबको अलग अलग एंगल थीटा से डिनोट करता हूँ। तो मैंने इधर यहाँ पे लिखा ये एंगल हो गया θ1, ये एंगल हो गया θ2 और ये इधर 3 वाले पॉइंट पे जो एंगल बना रही है ये हो गया θ3। और हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एंगल सेम नहीं है। और ध्यान से नोटिस करें तो बच्चों हमें ये दिखाई देगा कि एंगल बढ़ रहा है या कम होता जा रहा है। तो आप देखेंगे इधर टेंजेंट जो एक्स के साथ एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल ज्यादा है, इधर जो सेकंड पॉइंट पे जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वो उससे कम है और θ3 उससे भी कम है। और जो ये जो एंगल है ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि सारे एंगल 90 डिग्री से कम है। अब आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो θ1 है वो ज्यादा है θ2 से और θ2 ज्यादा है θ3 से। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 से 3 पॉइंट पे जाएं तो एंगल की वैल्यू कम होती जा रही है। अगर एंगल की वैल्यू कम होगी और ये सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहे हैं तो एंगल की वैल्यू कम होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो tan थीटा की वैल्यू बच्चों सोचिए क्या होगा। तो हम देखते हैं कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू कम होती है तो tan थीटा की वैल्यू भी कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो tan θ1 की वैल्यू है, अगर tan थीटा की वैल्यू देखी जाए और वो ज्यादा होगी tan θ2 से और tan θ2 की वैल्यू ज्यादा होगी tan θ3 से, क्योंकि हमें पता है कि अगर एंगल की वैल्यू कम हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan थीटा की वैल्यू भी कम होती जाएगी। तो tan θ1 ज्यादा है, tan θ2 उससे कम है और tan θ3 इनसे भी कम है। तो हमें पता चल रहा है कि tan थीटा की वैल्यू क्या होती जा रही है बच्चों, कम होती जा रही है। और tan थीटा ही क्या होता था, स्लोप के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि जो स्लोप है इस ग्राफ की वो कैसी है, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है बच्चों। तो आप देखेंगे कि tan थीटा की वैल्यू कम हो रही है तो स्लोप की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो इस ग्राफ के लिए जो स्लोप की वैल्यू है वो कैसी है बच्चों, हर पॉइंट पर सेम नहीं है बल्कि आगे बढ़ते जा रहे हैं तो स्लोप थीटा कम हो रहा है तो tan थीटा की वैल्यू भी कम हो रही है, इसलिए स्लोप भी कैसा हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस ग्राफ में स्लोप कैसी है, डिक्रीजिंग नेचर की है। इस ग्राफ में स्लोप कैसी थी बच्चों, इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि आगे बढ़ते जा रहे थे तो एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही थी तो स्लोप की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ और फिफ्थ वाले केस के लिए। ये ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये हमारे लिए बहुत काम की चीज है और इम्पोर्टेंट है, हमें आगे भी काम आएगा आगे की चीजों को समझने के लिए। चलिए अब आपको ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, हमें इस ग्राफ के लिए क्या करनी है, स्लोप की स्टडी करनी है। तो देखते हैं स्लोप की स्टडी करते हैं। स्लोप की स्टडी करने के लिए ग्राफ के डिफरेंट पॉइंट पे हमें स्लोप पता लगाने के लिए क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट। तो हमने शुरू किया टेंजेंट को ड्रॉ करना। हमने कहा कि ये जो पॉइंट है इनको नंबरिंग दी, ये पहला फर्स्ट पॉइंट। अगर हमें स्लोप चेक करनी है तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ करके एंगल देखा एक्स एक्सिस के साथ, ये एंगल बना इस फर्स्ट पॉइंट पे। इधर बात करी अगर हमें इस जगह क्या पता लगानी है, नेक्स्ट पॉइंट पे स्लोप पता लगानी, तो फिर से टेंजेंट ड्रॉ किया बच्चों। टेंजेंट ड्रॉ किया, वो लाइन जो सिर्फ इस कर्व को क्या करे, टच करे इस पॉइंट पे, कट ना करे। तो हमने ये फिर से एक टेंजेंट ड्रॉ किया और जो ये एंगल दिखा ये हमने यहाँ पर शो किया कि ये एंगल ये रहा, ये सेकेंड पॉइंट पे। ये यहाँ पर बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन बनेगी, तो ये रहा थर्ड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया अपन ने। ठीक है, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इधर जो एंगल बनेगा वो कैसा होगा बच्चों, 0 डिग्री, जो कि लाइन अगर एक्स एक्सिस के ही पैरेलल है जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। ये लाइन एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। आगे बढ़ते बच्चों अगर हम फोर्थ पॉइंट पे एंगल की बात, टेंजेंट ड्रॉ करके एंगल की बात करें तो हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, एंगल देखा तो ये हमें एंगल मिला फोर्थ पॉइंट पे। फिर से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर हमें यहाँ पे भी स्लोप पता लगानी है तो ड्रॉ करना पड़ेगा टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ किया, ये बन गया फिफ्थ पॉइंट। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2, ये θ3, ये θ4, ये θ5। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि डिफरेंट पॉइंट्स हमने टेंजेंट ड्रॉ करके एंगल को देखा है। अब हम एंगल को स्टडी इसको रीड करते हैं और उसके हिसाब से फिर हम tan थीटा की वैल्यू ऑब्जर्व करते हैं और उस tan थीटा की ऑब्जर्व करने से वैल्यू हमें पता चल जाएगा कि इनकी स्लोप कैसी है। तो चलिए हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर। अगर हम यहाँ देखें इस वाले केस में 1 और 2 पॉइंट पे तो एंगल 90 से ज्यादा है या कम है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो 1 और 2 पॉइंट पे आपको देखेगा कि एंगल 90 से ज्यादा है। और अगर हम बात करें 3 पे तो एंगल दिखाई दे रहा है कि जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वो 0 डिग्री है।
और अगर हम बात करें 4 और 5th पॉइंट पे, तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो एंगल की वैल्यू है 4 और 5th पॉइंट पे वो कैसा है, 90 से कम है। अगर हम यहाँ बात करें जो हमने पहले सीख रखा है कि अगर एंगल 90 से ज़्यादा है तो tan थीटा की वैल्यू कैसी आएगी बच्चों, नेगेटिव। तो यहाँ पर स्लोप भी कैसी होगी, नेगेटिव। तो 1 और 2 पॉइंट पर स्लोप कैसी है, नेगेटिव। तो हमने कहा कि 1 और 2 पॉइंट पर स्लोप कैसी आएगी बच्चों, नेगेटिव। तो यहाँ पर स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव। 3 पॉइंट में देखें तो एंगल जो बन रहा है, टेंजेंट जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, वो कितना है, 0 डिग्री। हम जानते हैं अगर हमें स्लोप चाहिए तो tan 0 दे, tan थीटा, थीटा के लिए 0 है तो tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो यहाँ पर 3 पॉइंट पर स्लोप कितनी होगी, 0। तो पहले स्लोप कैसी थी, नेगेटिव, 3 पे हो चुकी है, 0। आगे बढ़ते हैं 4 और 5th पॉइंट पे। यहाँ एंगल देखें, टेंजेंट जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ वो है 90 से कम। तो tan थीटा की वैल्यू जो आएगी अगर एंगल 90 से कम है तो कैसी आएगी, पॉजिटिव। इसका मतलब 4 और 5th पॉइंट पर स्लोप कैसी आएगी बच्चों, पॉजिटिव। तो यहाँ पर स्लोप कैसी हुई, पॉजिटिव। तो हमें दिखाई दे रहा है इस ग्राफ में कि पहले स्लोप कैसी थी, नेगेटिव, क्योंकि एंगल 90 से ज्यादा थे। टेंजेंट जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो अगर एंगल 90 से ज्यादा तो tan थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। तो इसलिए स्लोप क्या बोला अपन ने, नेगेटिव। 3 पॉइंट पे एंगल 0 डिग्री है तो tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो स्लोप की वैल्यू आएगी 0। और 4 और 5th पे एंगल 90 से कम है तो स्लोप की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो वैल्यू स्लोप की पहले नेगेटिव है, फिर 0, और फिर क्या हो गई बच्चों, पॉजिटिव। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो आप खुद सोचिए कि वैल्यू जो है tan थीटा की वैल्यू जो है बढ़ रही है या कम हो रही है। तो हमें पता है अगर वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है तो नेगेटिव वैल्यू 0 से भी छोटी होती है, ठीक। और जैसे नेगेटिव से कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ, तो वैल्यू बढ़ती जा रही है, जिसका मतलब tan थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो हम कह सकते हैं इस ग्राफ की स्लोप कैसी होगी बच्चों, इंक्रीजिंग नेचर की। हमने कहा कि इस ग्राफ की स्लोप कैसी होगी, इंक्रीजिंग। तो याद रखने के लिए कि हम याद कैसे रखें, अगर हम बार बार एंगल बनाएंगे, चेक कर सकते हैं, नो डाउट, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर भी अगर हमें थोड़ा फास्ट अपने प्रोसेस को और फास्ट करना है तो हमने देखा कि ग्राफ की शेप देखिए बच्चों अगर आप इसकी शेप देखें तो ऐसी शेप दिखाई दे रही है हमें। बेसिकली हमें ऐसा दिख रहा है कि एक स्ट्रेट बॉल मतलब जो हमने ऐसे कटोरा देखा है अपन ने घर में, उस तरह से ऐसी शेप दिखाई दे रही है। तो अगर हमें कर्व की ऐसी शेप दिखे, जैसा स्ट्रेट बॉल दिखे, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसकी स्लोप कैसे नेचर की होगी बच्चों, इंक्रीजिंग नेचर की, जो भी हमने फाइंड आउट कर लिया था कि स्लोप कैसे नेचर की आई थी। अगर अभी हमने एंगल से चेक किया था, कैसे नेचर की होगी, इंक्रीजिंग नेचर की। तो ये हमें डायरेक्टली सीधा कंक्लूजन काम आएगा। अगर स्ट्रेट बॉल की शेप दिखाई दे रही है तो हम कहेंगे कि उस ग्राफ की स्लोप कैसी है, इंक्रीजिंग नेचर की, क्योंकि हमने देखा था कि पहले स्लोप नेगेटिव थी, फिर 0 थी, फिर पॉजिटिव। तो स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, इसका मतलब स्लोप बढ़ रही है। इसी तरह से हम इस कंक्लूजन को देखें इसमें भी कैसे यूज कर सकते हैं, चाहे ये पूरी शेप दिखे, चाहे स्ट्रेट बॉल का कुछ पार्ट ही क्यों ना दिखे, छोटा सा सेक्शन ही क्यों ना दिखे, तो भी हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसकी स्लोप कैसी होगी, इंक्रीजिंग नेचर की। अगर आप इस सेकंड कर्व को देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये जो कर्व दिख रहा है ये बेसिकली स्ट्रेट बॉल का ही एक पार्ट दिख रहा है भाई, एक सेक्शन दिख रहा है। तो मैं इसको चाहूँ तो एंगल देखूँ और सीधा अगर मुझे कंक्लूजन याद हो चुका है तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि स्लोप कैसी आएगी, इंक्रीजिंग नेचर की, जो हमने अभी स्टडी भी किया था। आगे बढ़ते बच्चों, जो हमें अगली चीज हमसे पूछी जा सकती है, एक तो हमने स्लोप को स्टडी किया, एक और चीज जो हमसे कभी पूछी जा सकती है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, जो हमसे पूछा जा सकता है या हमें हमारे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है तो उसके अंदर भी हमें इस चीज की नॉलेज भी होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की। स्लोप के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो कैसे चेक करेंगे या क्या होता है स्लोप का मैग्नीट्यूड। पहले बच्चों ये समझिए कि स्लोप का मैग्नीट्यूड होता क्या है। बेसिकली स्लोप का मैग्नीट्यूड का मतलब है स्लोप का अगर हम मॉड्यूलस की वैल्यू चेक करेंगे। आप मॉड्यूलस जानते हैं, वैसे पहले भी आपने इसके बारे में सुना होगा कि मॉड्यूलस एक ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ये बेसिकली चाहे स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे स्लोप की वैल्यू नेगेटिव हो, ये हमेशा जो आउटपुट देता है वो किसमें देता है बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू में ही देता है। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर से जो भी आंसर मिलता है वो मिलता है पॉजिटिव वैल्यू में। अब हमें ये चेक करना है कि इस ग्राफ के जो स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो मॉड्यूलस ऑफ स्लोप है, वो कैसे वेरी कर रहा है। चलिए उसको भी स्टडी कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप स्टडी करना है बच्चों तो हमें ये चेक करना, ये देखना, इसको समझने के लिए हमें एंगल्स की वैल्यूज से कंपेयर करके और एग्जैक्ट वैल्यूज को लेके फिर हमें अपना जवाब देना होगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ से एंगल की वैल्यूज कंपेयर करना शुरू करें तो एक एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूँ कि मैं इनकी वैल्यूज कुछ मानता हूँ, फिर उसके बाद स्लोप निकाल के उसके मैग्नीट्यूड को हम कंपेयर करेंगे। तो चलिए बच्चों ध्यान से सुनिएगा। आप
अभी अगर हम यहाँ देखें तो 1 और 2 पे एंगल की वैल्यू 90 से ज़्यादा है, और अगर ध्यान से देखें तो 2 पे वैल्यू जो है 1 से भी ज़्यादा एंगल दिख रहा है। लेट सपोज मैंने 1 वाले नंबर पे एंगल मान लिया 120 डिग्री, तो 2 पे मुझे उससे थोड़ा ज़्यादा मानना पड़ेगा, तो मैं कह देता हूँ कि ये एंगल है 150 डिग्री। और 3 पे हमें दिखाई दे रहा है कि जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री, 3 वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट एंगल बना रही है। चलिए बच्चों, अगर हम इस पॉइंट पे पहले स्लोप की वैल्यू देखते हैं, तो tan 120 डिग्री की वैल्यू होगी 1 बाय माइनस का √3। तो tan 120 डिग्री की वैल्यू बच्चों हम जानते हैं कि कितनी होगी, माइनस का √3, जो हम पहले भी सीख चुके हैं इसको फाइंड आउट करना। अगर पर मैं मैग्नीट्यूड लूँ, तो मैग्नीट्यूड में जो वैल्यू है स्लोप, अगर हम मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाएं तो माइनस √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस √3, क्योंकि मॉड्यूलस ऑपरेटर हमेशा कैसी वैल्यू देगा बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसलिए यहाँ पे जो स्लोप का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, प्लस √3। यहाँ पे एंगल हमने सपोज किया था 150 डिग्री, अगर हम tan 150 डिग्री की वैल्यू निकालें तो वो आएगी माइनस का 1/√3, और वही अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँ मतलब मॉडुलस ऑपरेटर के साथ तो वैल्यू बन जाएगी प्लस 1/√3। तो यहाँ मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी बच्चों स्लोप की, 1/√3। और 3 पे स्लोप की वैल्यू 0 है, तो मैग्नीट्यूड भी कितना ही होगा बच्चों, 0। तो हमें दिखाई दे रहा है कि पहले मैग्नीट्यूड स्लोप का 1 पे √3, फिर 1/√3, फिर 0। तो अगर हम इसे समझें तो वैल्यू √3 से 1/√3 हो गई, फिर 0 हो गई, तो वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है बच्चों। तो आपको दिखेगा कि पहले मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि वैल्यू √3 से क्या हो गई है, 0। आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं स्लोप के मैग्नीट्यूड को। तो 4 और 5 पे एंगल 90 से कम है, और अगर हमें इसके मैग्नीट्यूड को समझना है तो हमें कुछ एंगल की वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी। लेट सपोज मैंने 4 पे एंगल की वैल्यू बोली 45 डिग्री, और 5 पे एंगल 90 से कम है पर 4 से ज्यादा है, तो लेट सपोज हमने वहां पे एंगल मान लिया 60 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे पहले स्लोप की वैल्यू निकालें तो tan 45 की वैल्यू होगी 1, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे मतलब मॉडुलस लेंगे, तो 1 का मॉडुलस भी +1 ही रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू भी पॉजिटिव ही रहती है, तो हमेशा इसका जो मॉडुलस का जो आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो +1 का मॉडुलस लेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ देखें स्लोप की वैल्यू तो tan 60 डिग्री वो आएगा √3, और अगर स्लोप का मॉडुलस लेंगे तो प्लस √3 का √3 होगा। तो हमें दिखाई दे रहा है कि वैल्यू यहाँ पे 1 थी, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की वैल्यू यहाँ पे थी √3, और इधर थी 0, तो 3 से 5 की तरफ जा रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप 0 से 1, फिर 1 से √3, तो वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है बच्चों। अगर आप देखेंगे तो वैल्यू बढ़ती जा रही है, 0 से बढ़ती जा रही है, तो मैग्नीट्यूड जो है स्लोप का वो बढ़ता जा रहा है। तो हम इस ग्राफ में कह सकते हैं कि जो स्लोप का मैग्नीट्यूड है, फर्स्ट तो क्या होगा, इनिशियली जो स्लोप का मैग्नीट्यूड होगा वो तो क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है पहले कम होता जा रहा है। जो हमें देखा था 1 से 3 तक आ रहे थे तो स्लोप के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कम होती जा रही थी। उसके बाद हम लिख सकते हैं देन जो स्लोप का मैग्नीट्यूड होगा उसके बाद वो क्या होगा, इंक्रीज। तो स्लोप का मैग्नीट्यूड बाद में क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वैल्यू फिर 0 से बढ़ती जा रही थी। अगर 3 से 5 की तरफ जा रहे हैं तो मैं स्लोप की वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की वैल्यू वो बढ़ती जा रही थी, जो भी हमने वैल्यूज लेके डिसाइड किया था और उससे समझा था। तो अब हम इसको और फास्ट करना चाहें कि जैसे अभी हमने स्लोप के लिए याद रखा था कि स्ट्रेट बॉल शेप दिखेगी, तो स्लोप तो होगी इंक्रीजिंग नेचर की, और अब बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की, तो यहाँ पे पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है। तो अब हम इसको भी एक शॉर्ट प्रोसेस से याद रखना चाहेंगे कि स्लोप के मैग्नीट्यूड की वैल्यू को हम कैसे चेक करते हैं। तो अगर हमें स्लोप के मैग्नीट्यूड की वैल्यू को समझना है कि अगर हम एंगल डिसाइड करे बिना हम उसे जल्दी समझना चाहते हैं, तो एक और शॉर्ट प्रोसेस है बच्चों, आप देखिए इंक्लिनेशन को, कि देखिए कि टेंजेंट का इंक्लिनेशन कैसा है। जितना ज्यादा इंक्लिनेशन होगा उतना ज्यादा, टेंजेंट लाइन का जितना ज्यादा इंक्लिनेशन होगा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड के स्लोप के मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी। तो यहाँ देखें तो टेंजेंट ऐसे दिख रही है, यहाँ देखें तो टेंजेंट ऐसे दिख रही है, और यहाँ देखें तो टेंजेंट इस तरह से हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे इंक्लिनेशन मतलब लाइन ज्यादा उठी हुई है, इंक्लिनेशन मतलब जितना ज्यादा उठी हुई होगी लाइन, तो यहाँ पे इंक्लिनेशन ज्यादा है, यहाँ इंक्लिनेशन कम है, और यहाँ इंक्लिनेशन बिल्कुल खत्म हो गया है, 0 है। तो हमें दिख रहा है कि इंक्लिनेशन यहाँ ज्यादा है, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, तो हम कह सकते हैं अगर इंक्लिनेशन कम हो रहा है तो स्लोप के मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी कम होगी। फिर यहाँ देखें तो इंक्लिनेशन बढ़ा, यहाँ 5th पॉइंट पे देखें तो इंक्लिनेशन और बढ़ गया। तो अगर इंक्लिनेशन की वैल्यू लाइन टेंजेंट लाइन की इंक्लिनेशन की वैल्यू बढ़ रही है तो हम कैसे कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप भी बढ़ेगा। तो इंक्लिनेशन की मदद से हम डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप को कंपेयर कर सकते हैं, एज कम्पेयर टू हम हर जगह एंगल को डिसाइड करके सोचे। तो इससे भी एक फास्ट तरीका हमें पता चल चुका है। आगे बढ़ते बच्चों, अब इसी प्रोसेस को हम इस ग्राफ में भी सोचते हैं और देखते हैं कि हमें कितना जल्दी हम इसको रियलाइज कर सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं, अब हमें 5th पॉइंट दिखा दे रहा है
पहले हम कंपेयर करते हैं स्लोप को, फिर उसके बाद देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप को। अगर हम कंपेयर करें स्लोप को तो हमें हर एक पॉइंट पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट, और देखना पड़ेगा एंगल। तो हमने देखा कि ये एंगल, इसको फर्स्ट पॉइंट बोला बच्चों, यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके एंगल बनाया। सेकंड पॉइंट ये रहा, यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके एंगल बनाया। हमें दिखाई दे रहा है कि एंगल सेम नहीं है, एंगल पहले थी 1 पे ज्यादा है, फिर 2 पे उससे कम है, तो इसलिए सिंबल अलग अलग दिया। यहाँ θ1 बोल रहे हैं और यहाँ θ2 बोल रहे हैं, इधर सिंबल दिया θ2। थर्ड पॉइंट पे देखा बच्चों, टेंजेंट ड्रॉ करी, तो जो एंगल बना थर्ड पॉइंट पे वो बना 0 डिग्री, क्योंकि ये लाइन जो है वो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वो कितना एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, 0 डिग्री। तो यहाँ पे बोला टेंजेंट कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री। फोर्थ पॉइंट पे देखा बच्चों, टेंजेंट ड्रॉ करी, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करके देखेंगे कि एंगल कैसा बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये एंगल बना θ4। इधर फोर्थ पॉइंट पे अगर हम बात करें, ये इधर फिफ्थ पॉइंट पे बात करें बच्चों, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं एंगल कैसा बनेगा। फिफ्थ पॉइंट पे अगर हम एंगल की बात करें, फिर से टेंजेंट ड्रॉ किया, एंगल देखा, इसे बोला θ5, ये एंगल बना फिफ्थ पॉइंट पे बच्चों। चलिए, तो अब हमें एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, अब हम देखते हैं स्लोप की वैल्यू कैसे वेरी करेगी। अगर हम 1 और 2 पॉइंट पे बात करें तो एंगल 90 से कम है, 90 से कम है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो tan थीटा की वैल्यू हम जानते हैं बच्चों कैसी आएगी, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे स्लोप कैसी होगी बच्चों, पॉजिटिव। तो यहाँ पर स्लोप होगी पॉजिटिव। थर्ड पॉइंट पे बात करें बच्चों, तो एंगल की वैल्यू कैसी दिख रही है, 0 डिग्री, जो टेंजेंट लाइन बना रही है एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 डिग्री। तो tan 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू होगी 0। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं बच्चों, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट पे बात करते हैं। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट के लिए बात करें तो हमें दिखाई दे रहा है कि एंगल की जो वैल्यू है वो 90 से ज्यादा है। यहाँ पे भी एंगल की वैल्यू 90 से ज्यादा है। अगर एंगल की वैल्यू 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो इसका मतलब एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर हमें स्लोप चेक करना है तो हमें देखना पड़ेगा tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आती है बच्चों, नेगेटिव। तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कैसे आ रही है, नेगेटिव। तो हमें दिखाई दे रहा है बच्चों कि पहले स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है इस ग्राफ में, फिर 0 है और फिर नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्लोप है वो पॉजिटिव से क्या होती जा रही है बच्चों, नेगेटिव। अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव से क्या हो रही है, नेगेटिव, तो इसका मतलब वो बढ़ रही है या कम हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि अगर वैल्यू पॉजिटिव से, स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, स्लोप कैसे नेचर की है इस ग्राफ की, डिक्रीजिंग नेचर की। तो यहाँ पर स्लोप कैसे नेचर की है बच्चों, डिक्रीजिंग नेचर की। अब इसको याद रखने के लिए फिर से हमने एक और शॉर्ट प्रोसेस देखा, फिर से हम इसकी शेप को कंसिडर करते हैं। जैसे यहाँ शेप देखी थी वैसे ही इस ग्राफ में भी इस कर्व की हम शेप को देखते हैं। अगर हम शेप को देखें तो हमें कुछ इस तरह से शेप दिखाई दे रही है। इस तरह से शेप मतलब अगर आप जो बाउल है उसको इन्वर्ट कर दें या इन्वर्टेड बाउल कहते हैं, ठीक है। तो एक बाउल जो पहले से सीधा था अब ऐसा दिख रहा है इन्वर्टेड शेप। तो अगर शेप इन्वर्टेड बाउल की तरह दिखाई दे रही है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसकी नेचर कैसा होगा, इस कर्व का स्लोप का नेचर कैसा होगा, डिक्रीजिंग नेचर का। तो हम कहेंगे अगर इन्वर्टेड बाउल है, इन्वर्टेड मतलब बाउल को उल्टा करके देख रहे हैं, तो उल्टा रख दिया, उल्टा बाउल की तरह दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे अगर इन्वर्टेड बाउल शेप दिखाई दे रही है बच्चों, तो शेप के, तो स्लोप का जो नेचर होगा कर्व का वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग नेचर का। तो हम कहेंगे कि स्लोप के कर्व का नेचर कैसा है बच्चों, डिक्रीजिंग नेचर का। तो चाहे ये पूरी शेप दिखे चाहे इसका कुछ पार्ट दिखे, तो भी हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इन्वर्टेड बाउल शेप से मैच हो जाए या उसका कुछ सेक्शन दिखे तो हम कहेंगे स्लोप कैसे नेचर की, डिक्रीजिंग नेचर की। इसी को बच्चों हम इस थर्ड पॉइंट से समझते हैं। देखिए अगर आपको ये शेप देखे तो आपको दिख रहा है ये इन्वर्टेड बाउल सेक्शन का ही एक पार्ट है। तो मैं एंगल को कंपेयर करने से मैं अब सीधा कंक्लूजन अगर मुझे पता चल चुका है तो मैं डायरेक्टली इसका जवाब दे सकता हूँ। अगर ये इन्वर्टेड बाउल शेप से ये मैच कर रहा है या उसका एक पार्ट दिख रहा है तो हम कहेंगे इस ग्राफ की स्लोप कैसी होगी, डिक्रीजिंग नेचर की, जो अभी हमने समझा भी था एंगल से। तो इसकी ग्राफ की स्लोप कैसे आई, डिक्रीजिंग नेचर की। तो कंक्लूजन याद रखने से हम चीजों को जल्दी से जल्दी इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों मैग्नीट्यूड की। तो इस ग्राफ के लिए भी बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की। स्लोप का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, अभी हमने चेक किया था अलग अलग, इस वाले सेक्शन के लिए भी हमने चेक किया था मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। तो हमने देखा था कि अलग अलग पॉइंट्स पे एंगल को डिसाइड किया या सपोज किया और उसके बाद फिर स्लोप निकाल के मैग्नीट्यूड को कंपेयर किया और फिर उसके बाद हमने आंसर दिया। पर हमने शॉर्ट प्रोसेस समझ लिया था इंक्लिनेशन से। अगर इंक्लिनेशन ज्यादा होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप भी ज्यादा होगा और अगर इंक्लिनेशन कम हो रहा है तो स्लोप का मैग्नीट्यूड भी कम होगा। तो बच्चों अब हम डायरेक्टली इंक्लिनेशन से देखते हैं। 1 पॉइंट पे लाइन टेंजेंट लाइन के इंक्लिनेशन देखें, 2 पे देखो, 3 पे देखें, तो आप देखेंगे कि
इंक्लिनेशन जो है 1 पे ज्यादा है, 2 पे कम है और 3 पे उससे कम है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो लाइन का टेंजेंट लाइन का इंक्लिनेशन है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की वैल्यू भी बच्चों पहले क्या होगी, इसमें कम होगी, क्योंकि यहाँ पे इंक्लिनेशन की वैल्यू कम होती जा रही है। उसके बाद दिख रहा है बच्चों की जो स्लो इंक्लिनेशन की वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्लाइन जो टेंजेंट लाइन की जो इंक्लिनेशन है वो ये है, फिर 5th पॉइंट पे और बढ़ गई, तो हमें दिखाई दे रहा है कि उसके बाद इंक्लिनेशन जो है लाइन का टेंजेंट लाइन का वो बढ़ रहा है। अगर इंक्लिनेशन की वैल्यू बढ़ेगी तो हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप भी बढ़ेगा। तो इस ग्राफ के लिए भी फर्स्ट जो है देखा जाए स्लोप का मैग्नीट्यूड अगर बात करें तो वो हमने चेक किया इंक्लिनेशन से, तो हमें दिखाई दे रहा है कि इंक्लिनेशन पहले कम हो रहा है 1 से 3 जाने पर, इंक्लिनेशन की लाइन की इंक्लिनेशन की वैल्यू कम हो रही है। उसके बाद 4 से 5 में इंक्लिनेशन बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे कि स्लोप का मैग्नीट्यूड भी देन स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। पहले डिक्रीज होगा स्लोप का मैग्नीट्यूड इस ग्राफ में भी, और बाद में फिर इंक्रीज होगा। तो इस तरह से हम बच्चों स्लोप को स्टडी करना, और मैग्नीट्यूड इन ग्राफ के लिए हमने मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप को भी समझा और उसका शॉर्ट प्रोसेस भी देखा। तो याद रखिएगा, अगर स्ट्रेट बॉल से कर्व की शेप आ रही है, उससे कुछ सेक्शन आ रहा है, तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि स्लोप इंक्रीजिंग नेचर की होगी कर्व की। अगर इन्वर्टेड बॉल की शेप दिखाई दे रही है या उसका कोई सेक्शन दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे कि उस कर्व की स्लोप डिक्रीजिंग नेचर की होगी। और मैग्नीट्यूड को कंपेयर करने के लिए हमें टेंजेंट लाइन के इंक्लिनेशन से देखना पड़ता है, तो हम उसको वहां तक इस रिजल्ट को या उस कंक्लूजन को जल्दी अचीव कर सकते हैं।